ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਬਿਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਦਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੀ, ਜੋ ਕੇਦਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਦਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ जी। ਤੁਸੀਂ किस बेस पे आए हो? देखिए, मैं यहाँ रिसर्च करने के लिए आया हूँ। मुख्य रूप से अभी जिस विषय पर मैं रिसर्च करने आया हूँ उसमें हमारे इंडिया से जो बाहर लोग गए हैं उसमें कई जातियों के लोग गए, और उसमें मुख्य रूप से हमारे दलित, पिछड़ी और माइनॉरिटीज़ के लोग भी गए, जिस पर कि लोगों का ध्यान नहीं गया है। हम जानना चाहते हैं कि जो माइग्रेट करके इंडिया से बाहर गए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, सूरीनाम, मॉरिशस और त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना, इन सारे देशों में तो उनकी स्थिति कैसी है। और वहाँ पर क्योंकि इंडिया का एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वाले जहाँ भी जाते हैं वो कुछ ले जाए या ना ले जाए, लेकिन वो अपना एक धर्म जरूर ले जाएंगे, अपनी जाति जरूर ले जाएंगे। तो मैं धर्म पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जाति पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इसमें से ऐसे हुए जब अंग्रेज़ बहादुर जब लोगों को खेत में काम कराने के लिए ले जा रहे थे, उस समय कई ऐसे लोग गए जिनके बारे में कोई डाटाज नहीं है, लेकिन मॉरिशस के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि मॉरिशस में मैक्सिमम जो लोग गए हैं वह पिछड़ी और दलित जाति के लोग गए। खास करके जो खेत में काम करने वाली जो जातियां हैं उससे रिलेटेड जातियां वहां पर गए, क्योंकि उनको वहां पर खेत में काम कराने के लिए ले जाया गया था। तो यही मेरा विषय है। मैं चाहता हूं कि मैं एक अलग डिस्कोर्स पैदा करूं, एक अलग ढंग से सोचने की एक प्रक्रिया की शुरुआत करें, जिसमें कि इस वंचित समाज के बारे में भी बात की जा सके। मैं डॉक्टर साहब केदार कुमार मंडल जी, मैं पहला सारी जो संगत व्यूअर हैं ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ 2 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, 2 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇਦਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा कंसेप्ट है कि ये हमेशा चलता आया है। आप पूरे वर्ल्ड के सिनेरियोज़ में अगर देखें तो डिस्क्रिमिनेशन कई तरह से होते हैं। जैसे कभी जो अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में खास करके रंग भेद को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता था कि आप काले हैं, मैं गोरा हूँ। इंडिया में जाति को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं पर कुछ और भी कारण से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और कभी क्लास को लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो इसके कई फेनोमेनाज हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले, जो एक पेरियार और सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने जो एक आंदोलन चलाया था, आखिर उनको आंदोलन चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? सवाल ये है। ज़रूर उस समय डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आरक्षण ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है इंडिया में। तो इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन का फेनोमेना कई देशों में कई ढंग से होता है। तो वर्तमान में जब भारत आज़ाद हुआ तो रिजर्वेशन का एक कंसेप्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लाया कि जो वंचित समाज है उनको हम आगे ले जाएंगे, और उन्होंने संविधान में ये प्रावधान किया कि दलित जाति को रिजर्वेशन मिले।
बाद में फिर ओबीसी जातियों को भी रिजर्वेशन देने की बात हुई, अभी माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं इसे इस अर्थ में मानता हूँ कि इससे एक अच्छा देश बनेगा, समाज बनेगा। इनके जो विरोध जो लोग करते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन के अलावे आप ऐसा कौन सा आपने अल्टरनेटिव विकसित किया है जो इस वंचित समाज को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। आपके पास कोई, इसका विरोध करने के अलावे आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आप विकल्प दीजिए तो फिर हम बात करेंगे आपसे। आप विकल्प दीजिए तो हम फिर आपसे डिबेट भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में रिजर्वेशन के अलावे इस वंचित समाज को आगे ले जाने के का कोई और दूसरा मिशनरीज नहीं है, कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਦਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਈਡੇ ਜੋ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਸਟਵਾਜ ਯੂਕੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ MP ਹਨ, ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤੋਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੋ ਜੀ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਕਰੋਪੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ 100 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਲ ਜੀ 100 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਰ ਜੀ 100 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਮੋਹਨ ਵਾਦ ਜੀ 51 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਚੰਦਨ ਦੁੱਗਲ ਜੀ 51 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 51 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਢਾਂਡਾ ਜੀ 51 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਢਾਂਡਾ ਜੀ 51 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਮਾਰ ਜੀ 31 ਯੂਰੋ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ND ਸੁਮਨ ਜੀ, ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਸੁਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੇਜ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਰੂਪਲਾਲ ਬਾਗਾ ਜੀ, ਨਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਹੇਜ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੰਦੜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਚੰਦੜ ਤੇ 50 ਯੂਰੋ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 19 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ कि सारी संगत ਨੂੰ पता लग सके। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है वहाँ कि आज से बराबर 100 साल पहले जुलाई 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया गए, पढ़ाई के लिए गए। और वहाँ बाबा साहब ने जिस तरह से कठिनाई झेली और रमाई ने जो दुख झेले, और जिस हालत में बाबा साहब का एक सपना था कि मेरे भारतवर्ष को मैं जो जिस तरह से अमेरिका में जो मूवमेंट चल रही है, लिबरेशन की मूवमेंट चल रही है, वो जब देखा और वो जहाँ जब पढ़ाई की तो वो कहने लगे और सोचने लगे कि ये तो कोई कम्प्लीटली न्यू जन्म है मेरा और नया कोई मुल्क में मैं आया हूँ कि वहाँ क्या हालत है, तो मैं मेरे लोगों के लिए भी यही मैं दे के रहूँगा। ऐसे बाबा साहब का जो सपना था और वो सोचते थे, तो वो आज हम 100 साल के बाद लोगों को याद दिलाने के लिए जो हमारी परंपरा है भारतीय कि दिखाने के लिए, सोचने के लिए और हमने अपने आप को भी महसूस करने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। हम वो भी देखेंगे कि बाबा साहब वहाँ कहाँ रहते थे, किस तरह से कहाँ जाते थे, और वहाँ जो अभी वो लोगों ने 250 साल वो सेलिब्रेट किया यूनिवर्सिटी का, तो वो उसके अंदर में है ग्रेटेस्ट द स्कॉलर्स और द एकेडमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें बाबा साहब का नाम लिया गया है। तो हम देखेंगे और भी जो बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान आ रहे हैं
वहाँ के जो हाई कमिश्नर है, लेडी एम्बेसडर है वहाँ की यूनाइटेड स्टेट की, वो भी आ रही है, और भी बहुत से जाने माने लोग जो स्कॉलर्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जगह जगह से, वो भी आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत अच्छा मौका है, उसमें हमने भाग लेने का दिल करते हैं, और भारत से भी बहुत से लोग आ रहे हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ जी। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप जितना भी बात करें वह कम होगा। एक्चुअली देखिए, अभी भारत में जो साहित्य या इतिहास या जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ज़माने में एक ख़ास वर्ग के लिए हुआ करता था, और उस खास वर्ग को हम कहते हैं ब्राह्मण वर्ग, जो प्रिविलेज जो सोसाइटी के लोग थे, जो अपने को उच्च जाति का कहते थे। जबकि कबीर ने उसकी घोर आलोचना की। बावजूद इसके जो वर्ण व्यवस्था के पोषक लोग हैं या समर्थक लोग हैं, उनका वर्चस्व पहले भी और आज भी समाज पर बना हुआ है। अब धीरे धीरे टूट रहा है। वो लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वो जितना भी चाहते हैं एक अड़चन लगाने के लिए। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वहाँ रिजर्वेशन एडमिशन में अभी एडमिशन में ठीक से रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है SC ST OBC को लेकर के। अपॉइंटमेंट्स में नहीं है। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने जितने भी बैकलॉग्स पड़े हुए थे SC ST OBCs के, उसको भरने का निर्देश दिया है। हाँ, अब देखिए कि इसमें भी कितने हर्डल्स क्रिएट किए जाएंगे कि बैकलॉग को न भरा जाए। तो हमारे पास कई ऐसे आपको उदाहरण दिए जा सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन का कि ये एक रैम्पेंट है सोसाइटी में, कि हर जगह आपको दिखाई मिलेगा। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, वहाँ पर मैं एक मज़ेदार बात कहना चाहता हूँ कि RTI के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि जब MA से जब बच्चे MPhil में आते हैं, तो वहाँ पर MPhil में मार्क्स, क्योंकि वहाँ पर 30 मार्क्स जो होता है वो इंटरव्यू में दिया जाता है, 70 मार्क्स रिटर्न में होता है। आपके बच्चे और हमारे बच्चे जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे, वो रिटर्न में अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन 30 नंबर्स में उनको 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर्स दिए गए। इस कारण से वो फेल हो गए बच्चे, जबकि रिटर्न में। तो इस तरह से वो हर स्टेज पे उन्होंने कोशिश की है कि इसको दबाया जाए। तो अब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट भी चुप है, और हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स लोग हैं वो इस पर लिख रहे हैं। एक समझदारी विकसित हो रही है। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जो नया जनरेशन इंडिया का आ रहा है, वो इस बात को समझे कि डिस्क्रिमिनेशन दलितों और पिछड़ों के साथ हुआ है, और वो इसे जितना जल्दी मान ले उतना जल्दी ही समाज ज़्यादा विकसित करेगा देश भारत का। तभी एक समतामूलक समाज बन सकता है। जहाँ तक आप देखेंगे साहित्य के बारे में, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में दलित साहित्य और स्त्री साहित्य जो लेखन है, उसका एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट विकसित हुआ है। अब दलित जो है अपने बारे में लिख रहे हैं, पहले इनके बारे में कोई दूसरा लिखा करते थे। वर्तमान में आत्मकथा, अभी प्रोफेसर तुलसीराम जी का एक आत्मकथा मुर्दही आया है, इसके पहले भी कई आत्मकथाएं आ चुकी हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे दलित और जो पिछड़े लोग हैं, उन्होंने किस तरह की यंत्रणाएं सही हैं, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है और इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो ये उनका यथार्थ से भरा हुआ साहित्य है, जो ना तो आपके पास तुलसीदास में मिलेंगे, ना उसके समकक्ष और जो साहित्य हैं, या और अभी जो वर्तमान में जो और लोग लिख रहे हैं उसमें भी ये दिखाई कम पड़ते हैं। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ तक ਗਾਂਹ जाना चाहते ਤੁਸੀਂ इस गल के बारे? डॉक्टर केदार मंडल जी सही कह रहे हैं, और जिस तरह से जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें सही बात है कि जो हमारे लोग जहाँ जहाँ भी गए, 100 साल पहले गए, 200 साल पहले गए, लेकिन वो कल्चरल जो है, जो अपने जो टाइज है, वो कास्ट सिस्टम है, साथ में लेके गए, और वो इतने रिजिड होते गए कि वो जो है वहाँ के वहाँ ही वो बंधन में रहे। तो वो आज उसका फल वो मिल रहा है कि पूरे विश्व में ये जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय जाके बसे वहाँ ये प्रॉब्लम रहा ही है, और इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके पास जो एक काशी टीवी के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग आए, कई एकेडमिक आए, प्रोफेसर आए, स्कॉलर आए, कई दफ़ा आते ही रहे और अपने अपने विचार जो देते रहे। तो रमेश जी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ही सच्चे ढंग से अपना जो मार्ग दे सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो बुद्धिजीवी के सिवा वो जो और लोग बहुत से आएंगे, बहुत से बात करेंगे, लेकिन वो आम लोगों से जब से आए हैं तब से वो लोगों को मिलते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, तो अपना काम इस तरह से वो करते रहते हैं कि वो नया रास्ता की सोच करते हैं और अपने सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो ऐसे लोगों को आप जो लाते हैं, ये काशी टीवी बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और वो एक्चुअली जो सबसे पहले जो 4 दिन पहले जब मेरे साथ संपर्क हुआ, तो जब हमारे हॉल के अंदर जब आए और वो जब भी बहुजन समाज के सभी हॉल को देखा, तो उसने कहा कि ये तो अंबेडकर हॉल नहीं, बहुजन समाज का हॉल है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जितना मुझे आनंद वो हुआ लंदन आए और जगह देख के, उसके जगह देख के हुआ, और वो कहा कि मुझे मिलना है। चक्रवर्ती साहब बताना, डॉक्टर साहब बताना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सच में तो ये है कि सरकार से मैंने पैसा लिया है तो मैं उसके प्रति ऑनेस्ट, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम जब रिसर्च करने के लिए आए हैं तो हम अपनी ईमानदारी से काम करें, और क्योंकि ये हमारे अपने ही लोगों के हित की बात है। मैं कहीं भी नहीं गया, ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है वहाँ, और अभी पिछले 4-5 दिनों से द नेशनल जो आर्काइव्स है क्यू गार्डन में, ये 2 मेरा वर्किंग प्लेस रहा यहाँ पर। तीसरा जो हमें जानकारी मिली सर से, और सर से मुलाकात हुई फ़ोन पे, तो बेधड़क हम बिना देर किए हुए बस लेकर के ये जो आपका हंसलो है, जो सेंटर है जहाँ पर अंबेडकर सेंटर बनाया गया है, बुद्ध विहार बनाया गया है, वहाँ पर हम गए। और वहाँ पर जो मैंने देखा कि एक नया कल्चर डेवलप किया जा रहा है, एक नया एक विमर्श डेवलप किया जा रहा है कि आप हमारी भी बात सुनिए। और ये बात जो है आप सुनाने की बात नहीं है, ये आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर दलितों के साथ और जो वंचित समाज हैं, पिछड़ी जाति हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हो रहा है। अब इतना डेवलप्ड सोसाइटी यूके है, और उन्होंने इस तरह का बिल यहाँ पास किया है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में सोचा। अब सवाल यह है कि जितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करे वो ज़्यादा बेहतर होगा। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ केदार कुमार मंडल जी, जिन्हों ने बहुत ही विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1-2 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। जैसे ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਮਨ ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। 1-2 ਸੂਚਨਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਟੈਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਦੂਈ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਸਬਾਦ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ MP ਜੋ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਾਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ है क्योंकि उन्होंने को एजुकेशन है नहीं। आप बताएंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? क्या चलो आप बता। जी डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में जो इस तरह की तरह के सिलेबस लेते हैं और सिलेबस लेके वो अपने अपने ढंग से जिस तरह से वो अपना जो मिशन है और अपना जो काम है वो करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब उसके लिए ज़्यादातर एकेडमिक है, स्कॉलर है, पढ़ाई करते हैं और कह सकते हैं ज़्यादातर कि किस तरह से वो जो है वहाँ अभी सिलेबस के अंदर इंडिया में एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन में सिलेबस जो होते हैं और वो हमारे अपने जो लोग हैं उसके लिए कहाँ तक, कितने हद तक वो नुकसान करता है और कितना वो बढ़ावा देते हैं। दूसरा बच्चा लोग जो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो इंग्लिश पढ़ता है, हमारा जो बच्चा लोग हिंदी और पंजाबी पढ़ता है। देखिए इस पर एक बहुत बड़ा सा डिबेट हो सकता है। संक्षेप में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक हम इंडिया में दो तरह के भारत को बनता हुआ मैं देख रहा हूँ वर्तमान में। एक वो आदमी है जिनके पास पैसे हैं और वो प्राइवेट स्कूल्स में और प्राइवेट कॉलेज में और वर्तमान में एक ऐसी पॉलिसी चलाया जा रहा है शिक्षा में कि सब कुछ जो है प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। और इससे सबसे ज़्यादा जो हानि होने वाला है वो होगा हमारे दलित और पिछड़े और जो पैसे वाले नहीं हैं, वंचित समाज है, उन्हीं का होना है। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगा कि देखिए उसमें एक जो समस्या खड़ी होती है कि आप अगर एक साधारण से स्कूल से पढ़ करके गए तो वो बच्चे अपने को बहुत ही इन्फीरियर महसूस करते हैं, जबकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है सरकारी स्कूल की अपेक्षा। लेकिन बावजूद इसके जब नौकरी देने की बात आती है तो वहाँ पर ब्रांड तय किया जाता है कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा है या आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है। दोनों जाएंगे नौकरी लेने के लिए, लेकिन नौकरी जो प्राइवेट में पढ़ा है उन्हीं को मिलेगी, जबकि उनकी जानकारी इनकी अपेक्षा कम है लेकिन उनके पास ब्रांड है। अभी जानते हैं शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बेचने की एक कोशिश चल रही है जिसमें कि सबसे ज़्यादा हानि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की ही आप उदाहरण लीजिए कि वहाँ पर 4 ईयर प्रोग्राम्स का प्रावधान किया डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਦਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।